बच्चों अब हम नेक्स्ट चीज जो देखते हैं वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखते हैं, पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब क्या होता है? ग्लास का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर बॉडी हो गया जो ट्रांसपेरेंट होता है, और वो किस तरह से काम करता है वो भी मैं समझा देता हूं। अगर आप एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं, ये एक ग्लास स्लैब है, आपने जरूर जूनियर क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ग्लास स्लैब के साथ, ठीक है? तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। ग्लास स्लैब में क्या होता है, अगर आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सेकंड पैरेलल सरफेस पे जाके टकराती है, और इस बार वो ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इधर का आई एंगल था तो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो यहां के लिए क्या बन जाएगा? आई। तो यहां का रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो ई बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली पैरेलल स्लैब होने की वजह से, ठीक है, उधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस वाले एंगल को, जिसको हमने ई से डिनोट किया है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस ऐसा नाम क्यों पड़ा है बेटा? दिस इज बिकॉज कि लाइट रे इमर्ज होने के बाद नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, ये वाला एंगल। और क्योंकि ये दोनों जो बाउंड्रीज हैं बेटा ये पैरेलल हैं, इसकी वजह से आप ऑब्जर्व करोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्लियरली शो कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, बस 2 बार के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? स्नेल्स लॉ लगाना होगा। मैं जल्दी से एक बार ऑब्जर्व करके दिखा देता हूं आपको। जैसे अगर यहां पे लगाऊं तो क्या लिखूंगा? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, अगर उधर एयर था बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले सकते हैं। फर्स्ट में sin i आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू μ2। अगर ये ग्लास है तो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अज्यूम कर लेता हूं बेटा म्यू, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे म्यू इंटू साइन आर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। ठीक है, इसको मैं रिलेशन 1 बोल देता हूं। एक बार और लिखते हैं यहां पे, इस बाउंड्री पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? दूसरा वाला देखते हैं क्या होगा। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो वो आर के बराबर है, ठीक है, और जो मीडियम है वो म्यू के बराबर है। तो पहली बार के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा म्यू इनटू, इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर ही है तो साइन आर लिख दिया। और उधर के लिए क्या लिखूंगा? 1, मतलब क्योंकि एयर में गया है तो मैं लिख सकता हूं कि सेकेंड मीडियम 1 है, तो सेकेंड मीडियम के लिए लिखा तो 1 इनटू बेटा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है उसको इमर्जेंस बोला है हमने तो साइन ई लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इन दोनों को अगर मैं यूज करूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो यहां से हमें मिल जाएगा ई है ये, इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ वो मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रे को देखो बेटा, ये भी नॉर्मल के साथ, मतलब जो पहले वाली रे था उसका एक्सटेंशन देखते हैं, ये भी किस एंगल पे होगा? आई पे होगा, तो ये एंगल भी आई हो गया, और ये भी आई के बराबर है। तो जो इमर्जेंट रे होती है बच्चों और जो इंसिडेंट रे होती हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं? बिल्कुल पैरेलल रहती हैं। पैरेलल स्लैब में ये देखने को मिलता है कि जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और ये आप तब भी ऑब्जर्व करोगे अगर बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स आप एक के साथ एक क्या कर दो? स्टैक कर दो। What I mean to say is बेटा, जैसे सपोज करो सिंगल स्लैब में तो देख लिया, अब सपोज करो मल्टीपल स्लैब्स होती, ठीक है, तो भी ऐसे 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 जाते हुए लास्ट में जब निकलती है तो वो इंसिडेंट रे के हमेशा कैसी होती है? पैरेलल होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो
मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल देता हूं, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। ये वाली बात भी मुझे आपको ऑब्जर्व करानी है कि इंसिडेंट रे यहां से जाती अगर ये स्लैब नहीं आया होता, बट बिकॉज इट इज इंसिडेंट ऑन अ स्लैब, तो बेटा जो इमर्जेंट रे इधर से निकलती है वो अपनी जगह से, मतलब इंसिडेंट रे की जगह से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, लैटरली शिफ्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस का नाम लिया गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस एक्चुअली किस नाम से जानी जाती है? दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, ठीक है, लैटरल शिफ्ट। और ये शिफ्ट कितना होगा, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब कितना है, एंड इस स्लैब का विड्थ कितना है, ठीक है, थिकनेस कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा ये शिफ्ट। इस बात को भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात और दिखा देता हूं कि यहां पे ऑब्जर्व करिए कि हमने पहले से ऑब्जर्व कर रखा है, उसी पॉइंट को यहां पे रिपीट किया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट्स बेंट ट्वाइस, ठीक है। एयर ग्लास मीडियम के दो बाउंड्रीज मिलते हैं, पहली बार यहां पे मिला है, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ है तो यहां से बेंड हुई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरा रिफ्रैक्शन बेटा इस पॉइंट पे हुआ है, यहां पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई थी, तो गेट्स बेंट ट्वाइस, पहली बात, ठीक है। एक बार कब होती है? जब वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, और एक बार तब होती है जब वो ग्लास से एयर में एंटर करती है, ठीक है। तो तीन बातें हमने यहां पे देखी कि भाई दो रिफ्रैक्शंस होंगे, पहला यहां दूसरा यहां। दूसरी बात क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल होंगी बच्चों, और तीसरी बात क्या है कि ये लैटरली शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लैटरल शिफ्ट इन पैरेलल स्लैब, ओके। तो अगर मैं ये डायग्राम फिर से देखूं क्लियरली और इसको डिराइव करने की कोशिश करें कि एक इंसिडेंट रे जब शिफ्ट होकर के इमर्जेंट रे बन जाती है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है? इस डायग्राम के हिसाब से जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? डी लिखी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने मान लिया है कि वो कितना है, हमने मान लिया है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। और लेट अस से कि ये जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो कितना है बच्चों? टी है, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब हम मान लेते हैं कि वो कितना है? टी है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इस डी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो ओ बी जो साइड है, ये ओडीबी ट्रायंगल और ओसीबी ट्रायंगल का कॉमन साइड है, ठीक है। मुझे सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी चाहिए? ओ डी बी ट्रायंगल से शुरुआत करनी चाहिए। मैं एक दूसरे कलर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बच्चों। चलो पहले इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ओ डी बी ट्रायंगल को, ठीक है। इन ओ डी बी ट्रायंगल हमें कुछ कुछ क्वांटिटीज मिलेगी। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी मुझे मिलती है वो कहां से मिल जाएगी? एक रिलेशन स्नेल्स लॉ से। तो सबसे पहले बच्चों मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं और आपके साथ ही ट्राई करता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है। तो बेटा देखो पहला मीडियम तो एयर है, उसके लिए 1 लिख दिया मैंने, और साइन आई छोड़ दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब हम ले लेते हैं म्यू, पहले से दिया हुआ है वहां पर, तो म्यू इंटू साइन आर। ये रिलेशन आ गई, बहुत सिंपल से रिलेशन थी। अब हम उस ट्रायंगल में जाते हैं जिसमें हमें ओ बी को कैलकुलेट करना है, जिससे हम डी तक पहुंच सके, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर बच्चों मैं देखूं तो क्या मुझे साइन आर की वैल्यू मिल सकती है? इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ डी बी, बच्चों एक ही एंगल है यहां पर, वो क्या है?
साइन आर, अंदर आर है तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन आर विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर तो काम का नहीं है, तो साइन आर लेने का कोई खास मतलब नहीं बनेगा। ये आपके साथ रिटर्न ट्रायल देखा मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इसी हिसाब से कॉस आर लेके देखते हैं। देखो ये डीबी डिस्टेंस का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो साइन आर लेने का भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मुझे क्या लेना चाहिए बच्चों, कॉस आर। ठीक है, इसको भूल जाते हैं और कॉस आर के पास जाते हैं। कॉस आर की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, यहां पे ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, थिकनेस के बराबर है, तो टी लिख दिया, और वो कितना लिखा हमने, ओबी। ठीक है, तो यहां से ओबी डिस्टेंस जो बच्चों हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टी अपॉन कॉस आर। ये पहली क्वांटिटी जो हमारे काम की है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, उस ट्रायंगल में चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहां पे हमें कैलकुलेट एक्चुअली करना है सीबी। ठीक है, और हमारे पास है ओबी, तो वो कौन सा रेशियो होगा जिसमें सीबी और ओबी आता हो। देखो ये साइन दिखता हुआ दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो एक काम करते हैं, यहां पे साइन आई माइनस आर यूज करते हैं, किसमें, इन ट्रायंगल, कौन सा है बेटा, ओ सी बी। जल्दी से देखिए, ओ सी बी ट्रायंगल में अगर मैं गया तो हमें मिलेगा साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। ठीक है, ये साइन आई माइनस आर कैसे दिख रहा है भाई, ये वाला एंगल है, पूरा एंगल आई था यहां से यहां तक, उसमें से आर को मैंने क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। साइन आई माइनस आर अगर मैं लिखने जाऊं तो वो डी अपॉन हाइपोटेनस जो कि ओबी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ओबी को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ओबी की वैल्यू ऊपर से पुट की जा सकती है, तो मैंने लिखा डी, नीचे क्या लिखा, टी। ठीक है, अच्छा, और साथ में क्या आ गया, बाई कॉस आर, तो वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस आर। हमें निकालना क्या है बेटा, यहां पे डी निकालना है। डी डिस्टेंस कैसे निकल सकती है, डी को आइसोलेट करते हैं, बाकी चीजों को दूसरी साइड भेज देते हैं। फ्रॉम हियर आई कैन राइट, देखो ये टी उधर चला जाएगा और कॉस आर नीचे चला जाएगा बच्चों, तो डी इज इक्वल टू आता है, ध्यान से देखिए, टी और साइन आई माइनस आर न्यूमरेटर में, टी साइन आई माइनस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस आर। ये हमारे लिए क्या बन गया, डेरिवेशन बन गया, किसके लिए बच्चों, लैटरल शिफ्ट के लिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं कि वो डिस्टेंस इतनी होगी, t इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। यहां पे t क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, इट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब थ्रू विच द लाइट इज पासिंग। आई माइनस आर ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, जिससे वो पहली बार डेविएट होती है। आई माइनस आर कौन सा एंगल है, फर्स्ट बार जब वो रिफ्रैक्शन करती है लाइट रे, तो जितने से डेविएट होती है वो एंगल, डिवाइडेड बाय कॉस आर, मतलब कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो बच्चों यहां पे हमने उसको लिख दिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज इक्वल टू डी, एंड डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे अब देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लैटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे, फाइंड द लैटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे while it passes through a parallel glass slab, ठीक है, of thickness 10 सेंटीमीटर। पहली बात तो हमको थिकनेस उसकी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड इन एयर, मतलब कि जो बाहर का मीडियम है वो एयर है, नीचे भी एयर है, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है यहाँ पे।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री, मतलब आपको आई की वैल्यू दे दी है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 45। तो हमें ऑब्वियसली सारी वैल्यूज दे दी हैं। आई इज इक्वल टू कितना दे दिया बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। आर का वैल्यू हमें क्या दे दिया, 45 डिग्री। हमें बस क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है और हमें ये डिस्टेंस लैटरल शिफ्ट जो है बेटा वो मिल जाएगी, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूं और फिर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। D इज इक्वल टू क्या था, T इंटू साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ठीक है बच्चों। तो T थिकनेस जो यहां पे दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो लेट अस पुट इट एज 10 एंड देन साइन I माइनस आर, ओके। I minus R means that it is 60 and this is 45, so we will get here sin 15 degrees, okay, divided by cos R, that will be cos 45 degrees. तो अब इनके वैल्यूज अगर पुट कर दें तो हम लोगों को आंसर फाइनल मिल जाएगा सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। साइन एंड कॉस आर एक्चुअली यूनिटलेस, सो उनकी कोई चिंता नहीं, एंड थिकनेस वी हैव केप्ट इन सेंटीमीटर, so the shift will also come in centimeters only. I hope it is clear, ठीक है।